सो हेलो एवरीवन, हम आ गए सोल स्टार की एक और नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ में, और ये है पार्ट 209 जिसको कि हम लोग शुरू करेंगे एपिसोड 208 के प्रीव्यू के एक्सप्लेनेशन के बाद से ही। उसका एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है ऑलरेडी, जहां पर कि ल्यू फेंग चू यान वगैरह से मिलता है, और तो और उसने एक फाइनली वर्ल्ड ट्री से लीफ को भी चुरा लिया इससे कि अपनी थर्ड बॉडी को बना सके। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जिस टाइम पे उस लीफ को ले लेता है वो लौट जाता है प्राइमल सीक्रेट रीजन में और अपने फाइनल स्टेप को शुरू कर देता है, जो कि था वर्ल्ड ट्री बॉडी को इंटरनल वर्ल्ड के अंदर ब्रीड करना अपने लास्ट क्लोन अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके। प्रोसेस रहती है उसकी वजह से बहुत ज्यादा वॉलिंग टर्बुलेंसेस आ रही थी। पूरी जो ल्यू फेंग की बॉडी रहती है वो शेक हो रही थी और उसके ऊपर इमेंस प्रेशर पड़ रहा था। एक गोल्डन स्पीयर लेकिन जो रहता है वो धीमे धीमे करके फॉर्म होना शुरू हो जाता है एक बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लाइफ इम्प्रिंट के अंडर में। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ल्यू फेंग चाहे कितनी भी होप कर ले और डेस्परेट क्यों ना हो, स्पीयर जो रहता है वो शैटर हो जाता है। जो लीफ रहती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो इंटरनल वर्ल्ड रहता है वो पूरी तरीके डिस्ट्रॉय हो जाता है। ल्यू फेंग को रियलाइज होता है बहुत ज्यादा कड़वाहट के साथ में कि जो उसकी थर्ड बॉडी की ब्रीडिंग रहती है उसमें वो फेल हो गया है। ल्यू फेंग बहुत कम फेल होता है और इसलिए उसको यहाँ पर फेल होने में बहुत बुरा लग रहा था। जो उसके नीचे घास होती है वो अपने हाथों से उसको क्रश कर देता है क्योंकि उसको यकीन ही नहीं होता है कि क्या हो गया। ये जो फेलियर रहता है उसको इतना ज्यादा हर्ट कर रहा था जितना कि आज तक उसको कुछ भी हर्ट नहीं किया है। ल्यू फेंग को पता थी ये बात की कि उसकी जो सक्सेस रहती है वो उसकी दो पावरफुल बॉडीज के ऊपर डिपेंड करी है, एक तो गोल्डन हॉट बीस्ट और मूशा बॉडी। इसलिए यहाँ पर टैलेंट जो रहता है वो बहुत सारा मायने रखता है। जितने की एफर्ट्स रखते हैं उतने ही एक थर्ड बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके फ्यूचर के लिए। अगर वो एक सक्सेसफुली क्रिएट कर लेता है वर्ल्ड ट्री बॉडी को तो उसकी जो इनरमस गॉडली पावर रहेगी वो उसकी दूसरी बॉडीज को कर सकती है रिवाइव, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी, जिससे कि उसको मार पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा, बिल्कुल एक अनडाइंग नाइट की तरह। जो वर्ल्ड ट्री रहेगा उसकी गॉड कंट्री के अंदर वो स्टेबलाइज भी करेगा, उसको स्ट्रेंथन भी करेगा क्योंकि उसकी एबिलिटी होती है मैनिपुलेट कर पाना स्पेस और टाइम को, मतलब स्पेस और टाइम को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। लेकिन यहाँ पर वो फेल हो गया और उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसने वर्ल्ड ट्री को चुना था क्योंकि वो सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन था उसके लिए, बड़े साइज का था, गॉडी पावर बहुत ज्यादा थी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था। उसके कंपैरिजन में बाकी जो स्पेशल लाइफ फॉर्म्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा बेकार थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना उसके जो इंटरनल वर्ल्ड रहता है वो सिंपली वर्ल्ड ट्री की पावर को नहीं झेल पाया था, जिससे कि यहाँ पर ब्रीडिंग फेल हो। अब शांत होने के बाद ल्यू फेंग सोचता है ऑल्टरनेटिव्स के बारे में कि वो और क्या कर सकता है, और उसको ऑप्शंस मिल भी जाते हैं। एक तो था फ्लैश टाइप लाइफ फॉर्म और एक था बहुत बड़े जॉइंट प्लांट्स या फिर रॉक लाइफ फॉर्म्स जैसे कि एंसेस्ट्रल स्टार ट्री होता है या फिर डॉन वॉल्केनो होते हैं। लेकिन फिर भी वर्ल्ड ट्री के कंपैरिजन में तो वो इंफीरियर ही थे। अब क्योंकि वो अभी भी 9 रिमोटेस्ट वर्ल्ड में ट्रैप है और इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स को भी लिए हुए हैं, इसलिए ल्यू फेंग डिसाइड करता है कि वो पहले अपनी बॉडीज को रियूनाइट करेगा। उसकी जो मूशा बॉडी रहती है वापस आ जाती है 9 रिमोटेस्ट स्पेस में, जिससे कि वो ओरिजिनल बॉडी को रेस्क्यू कर सके, जो कि 9 रिमोटेस्ट ओशन के अंदर है। जो ओशन रहता है बहुत डेंजरस था। बॉटम में जो ब्लडी स्ट्रीम्स रहती हैं वो पूरे एरिया को फिल कर रही थी और स्पेस को पूरा सप्रेस कर रही थी, और यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन भी इम्पॉसिबल था। जो रेसिस्टेंस रहता है स्टीम के अंदर बहुत टेरिफाइंग था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो मोशा बॉडी रहती है वो बस जैसे वैसे करके मूव भी भर कर पा रही थी। अब बार बार रिपीट करने के बाद ही अपनी टैलेंट टेक्निक की डोमेन को वो धीमे धीमे करके अपनी ओरिजिनल बॉडी के पास में आ पा रहा था और बहुत कम डिस्टेंसेस को कर पा रहा था कवर, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाकर। उसी दौरान डेंजर और ज्यादा बढ़ जाता है। जो प्रिंस रहते हैं 9 रिमोटेस्ट वर्ल्ड के वो पर्सनली इस हंट को ज्वाइन करने वाले हैं। सारे वॉरियर्स और जनरल्स को कहते हैं कि जाओ और जाकर सर्च में लग जाओ। वो कमांड करते हैं कि ल्यू फेंग को कैप्चर किया जाए, चाहे तो उसको जिंदा कैप्चर कर लो और अगर नहीं हो सकता है तो उसको मुर्दा कैप्चर कर लो। ल्यू फेंग यहाँ पर थक चुका था, बहुत ज्यादा दिनों से उसको हंट किया जा रहा था और वो ट्रैप भी था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहता है। उसको पता थी कि अगर वो रुक गया तो पीछे से लोग जो उसको सर्च कर रहे हैं उसको पकड़ लेंगे। अब प्रिंस ने ऑर्डर दे दिए थे, इसलिए एक बहुत बड़ी आर्मी जैसी एनसर्किलमेंट बनना शुरू हो जाती है ल्यू फेंग के आसपास। करीब 100 मिलियन इंडिजिनियस वॉरियर्स एक मैसिव सर्कुलर ड्रैगनेट को बना रहे थे 9 लेयर्स के साथ में। इनर 8 लेयर्स जो रहती हैं वो सेक्टर लॉर्ड वॉरियर्स से बनी हुई थी जो कि स्काउट्स की तरह काम कर रहे थे, और वहीं जो बाहर की लेयर होती है उनमें अनडाइंग वॉरियर्स थे और यहाँ तक कि यूनिवर्स 9 जनरल्स भी थे। हालांकि जो सेक्टर लॉर्ड्स रहते हैं वो डिफीट नहीं कर सकते ल्यू फेंग को, लेकिन उसकी लोकेशन को तो वो बता ही सकते हैं। और वहीं जो ल्यू फेंग रहता है उसको 2 या 3 दिन लगने वाले थे जिससे कि वो सर्किल को कर सके ब्रेक नॉर्मल स्पीड में फ्लाइट करके। अब जिस टाइम पे एक सेक्टर लॉर्ड वॉरियर फाइनली डिस्कवर कर लेता है एक सिल्वर आर्मर में इंट्रूडर को, हालांकि जो ल्यू फेंग था वो बहुत फास्ट था लेकिन फिर भी उसको
खदेड़ दिया गया था बाहर के एनसर्किलमेंट के पास में, जहां पर कि करीब 800 अनडाइंग वॉरियर्स थे जो कि एक साथ थे। जो अनडाइंग वॉरियर्स रहते हैं कंबाइंड अटैक को कर देते हैं। इसका नाम था 9 रिमोटनेस जॉइंट अटैक। वो बोरो कर रहे थे वर्ल्ड की एनर्जी को और फॉर्म कर रहे थे 3 मैसिव ब्लडी ब्लेड्स को जो कि एक साथ जाकर टकरा रहे थे। और जो सिल्वर आर्मर इंट्रूडर था वो एक झटके में ही खत्म हो जाता है। उसका सिर्फ एक वेपन बचा हुआ था, एक वर्ल्ड रिंग। प्रिंस को रियलाइज होता है कि कुछ तो गलत है। वर्ल्ड रिंग थी, उसके अंदर कुछ था ही नहीं, जिससे उसको लगता है कि इंट्रूडर जो रहता है वो डिकॉय है, मतलब यहाँ पर ल्यू फेंग की कॉपीज यहाँ पर घूम रही हैं। अब जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है 2 घंटे बाद एक और इंट्रूडर अपीयर होता है। प्रिंस समझ गया था कि ल्यू फेंग ने अपने अनडाइंग स्लेव्स का इस्तेमाल किया है जिससे कि फोर्सेस को ल्योर कर सके और टाइम को वेस्ट कर सके। अब उसको ये चीज पता थी, लेकिन फिर भी प्रिंस कहता है कि सब लोग जाओ, जितने भी इंट्रूडर्स जैसे ही उनको मिले उनको मार डालें। वो प्रेफर करता है कि स्लोली जाओ जिससे कि यहाँ पर ल्यू फेंग को शक ना और वो यहाँ से भागे ना। ये स्ट्रैटेजी रहती वो बहुत देर लगा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो नेट जो रहता है वो टाइट होता जा रहा था। उसी दौरान ल्यू फेंग क्वाइटली छिपा हुआ था। उसको पता थी ये बात कि इंट्रूडर्स उसके खुद के भेजे हुए अनडाइंग स्लेव्स हैं जिनको कि अट्रैक्ट करने के लिए और एनिमीज को डिले करने के लिए भेजा गया है। अब जिस भी टाइम वॉरियर्स गैदर होते हैं एक को मारने के लिए, वो 1 या 2 घंटे तो वेस्ट कर ही देते हैं, लेकिन ल्यू फेंग जो रहता है उसके पास ज्यादा स्लेव्स नहीं बचे हुए थे और टाइम भी नहीं था। जो ड्रैगनेट रहता है वो कुछ ज्यादा ही केयरफुली अरेंज किया गया था, इसलिए उससे ल्यू फेंग नहीं निकल पा रहा था। हालांकि जो ज्यादा वॉरियर्स रहते हैं उनको दूर भगा दिया था उसने ल्योर करके, लेकिन फिर भी अभी भी काफी सारे बचे हुए उसको ब्लॉक करने के लिए। अगर वो गलती से किसी यूनिवर्स नाइट के कब्जे में आ गया तो पक्का वो मर जाएगा। ल्यू फेंग ने अपनी सारी उम्मीदों को मोशा बॉडी के ऊपर लगा दिया था, जो कि स्लोली करके ही सही लेकिन डेडली ब्लडी स्ट्रीम के अंदर आती जा रही थी अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करके। ल्यू फेंग देखता है आसमान की तरफ बहुत ज्यादा बेचैनी से और प्रे करता है कि उसकी जो मोशा बॉडी रहती है वो टाइम पर आ जाए। उसका जो एस्केप रहता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। नाइट रिमोटनेस वर्ल्ड इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है कि यहाँ तक कि यूनिवर्स नाइट्स लेवल के ही बंदे यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी उसकी मोशा बॉडी जैसे भी करके इस डेडली ब्लडी ईयर में आ रही थी। उसको बचाने के लिए स्पेशल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके बार बार वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं थी। उसको पता थी ये बात कि ल्यू फेंग की जो लाइफ रहती है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी सेम टाइम पर एक मैसिव एनसर्किलमेंट जो कि हंट करता है ल्यू फेंग को, अब वो छोटा होता रहा था। इसका मतलब ये है कि अब ल्यू फेंग जो रहता है उस एनसर्किलमेंट में फंसता ही जा रहा था, क्योंकि वो सर्किल जो छोटा होता जा रहा था। प्रिंस जो रहते हैं वो मजाक उड़ाते हैं ल्यू फेंग की रिपीटेड ट्रिक्स का और वो कहते हैं कि तुम्हारे 30 से ज्यादा अनडाइंग स्लेव्स मर चुके हैं। हालांकि ल्यू फेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लेवर था, लेकिन फिर भी जो प्रिंस रहता है उसको कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर 100 मिलियन वॉरियर्स जो रहते हैं वो उसको ट्रैप कर ही लेंगे। प्रिंस को रियलाइज होता है कि जो डिले टैक्टिक रहती है ल्यू फेंग की, इसलिए जो देरी करवाना चाह रहा है वो कुछ ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, इसलिए वो सोचता है कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करूंगा। वो आधे वॉरियर्स को कहता है कि तुम लोग ल्यू फेंग के नौकरों को मारो, इग्नोर और सीधे अंदर की तरफ जाओ, जिससे कि तुम लोग जल्दी से सब कुछ स्कैन कर सको। कि जो डिसीजन रहता है उसकी वजह से ल्यू फेंग का प्लान शटर हो गया था। उसके जो स्लेव्स रहते हैं अब वो धीमे धीमे करके एडवांस नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उनको बस स्कैन किया जा रहा था और कुछ भी नहीं, जिससे कि यहाँ पर जो वॉरियर्स ल्यू फेंग को ढूंढ रहे हैं उनकी स्पीड बहुत चेंज हो जाती है। इसलिए ल्यू फेंग जो रहता है थोड़ा पैनिक होने लगता है। एक दिन के बाद 10 मिलियन जो वॉरियर्स रहते हैं उन्होंने सिर्फ को कंप्लीट कर लिया था। जो इनर और जो आउटर सर्किल रहता है वो शुरू हो जाता है एक साथ आना और वो एक डेडली पिंजर को बना रहे थे। ल्यू फेंग को पता थी ये बात कि टाइम तो लगभग जा चुका है, सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं जिससे पहले कि वो कैप्चर हो जाए। इसलिए वो कई सारे अनडाइंग स्लेव्स को रिलीज कर देता है जिससे कि वो थोड़ा ही सही लेकिन टाइम को उसको दे सकें। अब जैसे ट्रैप जो रहता है वो टाइटन हो जाता है कंप्लीटली। मोशा बॉडी फाइनली आ जाती है। ल्यू फेंग हल्के हाइड कर जाता है अपनी मोशा बॉडी की वर्ल्ड रिंग में। मोशा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक अलग ही तरीके के अनडाइंग वॉरियर में, जो कि परफेक्टली कॉपी कर रहे थे बाकी जो इस 9 रिमोटनेस वर्ल्ड के अंदर वॉरियर्स हैं उनको। भले यहाँ पर ल्यू फेंग बहुत ज्यादा थक गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया था और वो कामली सर्चिंग आर्मी को ज्वाइन कर ही लेता है। जल्दी ही जो प्रिंस रहते हैं वो गर्व से अनाउंस करते हैं फाइनल सीलिंग एरिया को, लेकिन उनको नहीं पता थी ये बात कि कोई भी जनरल्स रहते हैं वो ल्यू फेंग को ढूंढ ही नहीं पाए। हालांकि काफी सारे जो पावरफुल सस्पेक्ट्स रहते हैं उनको मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो ल्यू फेंग रहते हैं उसकी एबिलिटी से कोई भी मैच नहीं कर पा रहा था। अब उसको ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए प्रिंस कहता है कि जल्दी से सर्च करो, लेकिन ल्यू फेंग तो ऑलरेडी जा चुका था क्योंकि वो छिपा हुआ था एक इंडिजीनियस वॉरियर के रूप में, जो कि बिल्कुल प्रिंस के लोगों की तरह ही लग रहा था। मोशा बॉडी सिंपली दूर की तरफ चली जाती है सर्च के दौरान और वो कंप्लीटली ढल चुकी थी। कोई भी उसको सस्पेक्ट नहीं कर पा रहा था। अगर वो उसको कोई डिस्कवर भी कर लेता है तो वो अपनी स्पेशल डोमेन का इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि वो आराम से यहाँ से भाग सके, जो कि एक यूनिवर्स नाइट जैसा बंदा भी नहीं कर सकता है इस दुनिया में। आखिर में मोशा बॉडी जो रहती है बैटलफील्ड को छोड़कर चली जाती है और एक शांत भरी इंडिजिनियस सिटी में आ जाती है। ल्यू फेंग ने लगभग इम्पॉसिबल सी परस्यूट को सरवाइव कर लिया था
और वो प्रिंस के हाथों से वो जैसे करके बच भर पाया था। लेकिन क्या बस सब कुछ खत्म हो गया है या फिर अभी इससे बड़ा थ्रेट आने वाला है? हाँ, आप लोगों को एक स्पॉइलर दे देते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक यूनिवर्स मास्टर लेवल तक का बंदा आने वाला है। खैर वो देखेंगे हम लोग अगले वाले पार्ट में। अभी के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब एंड मेंबरशिप भी ले लीजिए अर्ली एक्सेस के लिए वीडियोस और हमें सपोर्ट करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि और हम इसके पार्ट्स को लाइक या इसकी पूरी नोवेल को एक्सप्लेन करें और तो और इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। अभी के लिए बाय बाय।